ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਦੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਤੇ। जी, मैं आपका भी पाजी पहले तो आपको सत श्री अकाल करता हूँ और आपके तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ जी। ਜੀ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जी 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 देखिए, मैं आपको बताऊं सीधे तौर पे पाजी कि देश के अंदर सियासत का जो माहौल है, बंगाल की खासकर जो सियासत है उसको बदनाम किया जा रहा है। देश के तमाम बंगाली समाज के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। आप पंजाब में बैठे हैं, मैं कुछ दिनों पहले दिल्ली में किसान भाइयों के साथ बॉर्डर पे बैठा था, तो बंगाल का माहौल ऐसा दर्शाया जा रहा था कि ये कोई बंगाल ना होकर कोई जंग का मैदान हो। जबकि बंगाल आए हुए मुझे इतना समय हो गया, अब तक यहाँ पर कुछ भी ऐसी आत्मजनक घटना नहीं घटी जो बंगाल के लोगों की छवि को खराब करे। दूसरी बात, देश के किसान 100 दिन से ज्यादा बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एज अ रिपोर्टर आपको क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी को पहले देश के किसानों की समस्या का समाधान करना जरूरी था या फिर पहले बंगाल में आके अपना चुनावी प्रचार करना जरूरी था? बिल्कुल। प्रधानमंत्री महोदय यहाँ आकर भाषण दे रहे हैं, यहाँ आकर किसानों के लिए 18,000 रुपए की बात करते हैं, अपनी मैनिफेस्टो में दर्शाते हैं, लेकिन उनका क्या, जो 100 दिन से ज्यादा हमारे किसान भाई बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, 300 से ज्यादा परिवार के लोगों ने अपने सदस्यों को खो दिया है, तो उनका क्या होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का किसान इसलिए आ रहा है जगह जगह कि वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, और वो दिखाना चाहता है कि देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सियासत के लोग हों, अगर वो देश के किसान से टकराएंगे तो उनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो जाएगा। और यही हालत अब बंगाल में होने वाली है। एक हवाई चप्पल वाली, कोल्हापुरी वाली महिला से पूरी सूट बूट की सरकार डरी पड़ी है। ये 10 लाख के सूट वाली सरकार एक हवाई चप्पल से डरे पड़े हैं, और कुछ नेता तो हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरते हैं, और जो उतरते हैं उनकी में कुर्सियां खाली नजर आती हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। एक बात आप मुझे बताइए पाजी, क्या ये देश के अंदर मैनिफेस्टो कोई पहली बार चुनाव में जारी हो रहा है? इससे पहले कई मैनिफेस्टो लोकसभा चुनाव में भी जारी हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में भी जारी हुए, दिल्ली चुनाव में भी जारी हुए, और तमाम जगह पे मैनिफेस्टो जारी होते हैं। क्या देश के नेता अपने राजनीतिक वादे पूरे करते हैं? अगर आप बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो आप ही मुझे बताइए कि क्या देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या देश के अंदर जो बुलेट ट्रेन का सपना देश में दिखाया गया था, क्या वो बुलेट ट्रेन देश के अंदर चली? क्या देश के अंदर आज बहन बेटियों की, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित है? आप खुद ही सोच कर देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम वादों पर निष्फल और नाकाम रही है, और ये वो सरकार है जो देश के किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, लेकिन किसानों के मरने पर चुप और मौन रहती है। ये वो सरकार है जो किसानों को लेकर संसद में इनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इनके पैर में मेहंदी लग जाती है। ये वो सरकार है जो बंगाल में चुनावी प्रचार करने के लिए आ सकती है, लेकिन किसान भाइयों से बात करने के लिए दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं जा सकती। तो ऐसे नेताओं पे मुझे लगता है कि बंगाल की जनता कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। और बंगाल में ये बात तो निश्चित तौर पर तय है कि खेला होगा, और खेला होकर रहेगा, और इस खेला के अंदर हार होगी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की इसमें हार होगी, और इतनी करारी हार होगी कि इनको कोल्हापुरी छाप की, चप्पल की छाप इन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव से लेकर, उत्तराखंड चुनाव से लेकर दिल्ली चुनाव तक दिखाई देगी। ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ? यहाँ के किसान भाइयों से लेकर आम जनता का सरासर कहना है कि बंगाल के लोगों ने जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से खरीदा था, ठीक उसी प्रकार अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खरीदने वाले हैं। और इन्हों का साफ कहना है कि हम अपने 300 किसान भाइयों की शहादत का बदला अपने वोट के माध्यम से लेंगे, अपने वोट देकर हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे,
और चाहे हम किसी को भी वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, ये यहाँ की जनता का साफ कहना है। ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ जी ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ पाजी मैं आपको कोरे कागज पर अपना नाम लिखकर, साइन लिखकर मैं आपसे कह सकता हूं कि बंगाल के अंदर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पे नहीं बननी। लेकिन दूसरा ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेमानी करती है, क्योंकि लोग कहते हैं, लोगों के मन में यही प्रश्न आ जाता है कि अगर ये पंजाब में जीत जाए तो बेमानी नहीं हुई, और बंगाल में हार जाए तो कह देते बेमानी हुई। तो उसका एक जवाब ये है कि जिस तरीके से चूहे को फंसाने के लिए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा चूहेदान में फंसाया जाता है, लगाया जाता है, ठीक ठीक ठीक, तो पाजी जिस तरीके से आप ये समझिए कि एक चूहे को फंसाने के लिए चूहेदान में एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार बड़े चुनाव को जीतने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कोई बेमानी ना करी हो, लेकिन यहाँ बंगाल में बेमानी करे। तो अगर यहाँ बेमानी होती है तो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अन्यथा साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की नीति को भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपना ले, यहाँ पर इनकी सरकार नहीं बननी। क्योंकि यहाँ पर लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता में भरोसा रखते हैं, देश की अनेकता, एकता और अखंडता में भरोसा रखते हैं, और यहाँ पर भारत को तोड़ने वाले की नीतियों को कभी भी अपनाया नहीं जाएगा। यहाँ पर भारत को जोड़ने वाले लोग ही जीत सकते हैं। ਫਿਰ ਮੋਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? देखिए पाजी, आप सीधे तौर पे देखिए, मैं बिहार के चुनाव के समय बिहार में भी था। बिहार में जिस तरीके की बेईमानी हुई वो पूरे देश ने देखी है। होता क्या है कि जो कैंडिडेट जीत जाते हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है और उनको कह दिया जाता है बाद में कि आप हार गए। बिहार में आप सभी ने देखा कि महागठबंधन की सरकार बनने का सब जगह सब चैनलों पर दिखाया जा रहा था, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा क्या हो जाता है कि रिजल्ट के समय पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है और ईवीएम वहां पर भी सड़कों पर नजर आते हैं। तो क्या इन पे सवाल नहीं खड़े होंगे? ये देश के अंदर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, इन जैसे लोगों से खतरा है। लेकिन लोगों को सोचना होगा कि अगर आज वो नहीं बोले और अगर वो आज भी चुप रहे, तो जिस तरीके से आप कहते हैं ना कि अगर बेटियां नहीं होंगी तो घर आगे नहीं चल पाएगा, तो आप भी सोच लीजिएगा कि अगर किसान नहीं होगा तो आप लोग भी रोटी नहीं खा पाएंगे, आप लोग भूखे मर जाएंगे। तो आपको इस बार देश हित में वोट करना है, और देश हित ये कहता है कि आप लोगों को 300 से ज्यादा किसान भाई की शहादत का बदला लेना है, देश के अंदर बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का बदला लेना है, क्योंकि हम लोग इनसे जब ही जीत सकते हैं जब इनसे कुर्सी छीनी जाएगी, इनसे सत्ता छीनी जाएगी। ਜੀ, ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਈਵੀਐਮ ਤੇ। पाजी, मैं आपको बताऊं कि वो देश के वो लोग हैं जिन्हें बोलने में शर्म आती होगी, हमें शर्म नहीं आती, क्योंकि लोग अगर हमसे कहते हैं ना कि मोहित शर्मा हर एक मुद्दे पर क्यों बोलते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मेरे घर में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम अपने घर की समस्या का भी समाधान करते हैं, और मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, इसलिए मैं बोलता हूं। और अगर बोलते हुए अगर देश के किसानों को, देश की बहन बेटियों को, महिलाओं को समर्थन देते हुए अगर हमारे प्राण भी जाते हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। और आपने ईवीएम की बात करी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई मुंह तोड़ जवाब दे कि जब आप विपक्ष में थे तो आप भी इसी ईवीएम को लेकर सवाल उठाते थे। आपके नेताओं ने इतनी मोटी मोटी पुस्तकें लिख रखी हैं ईवीएम को लेकर कि ईवीएम कैसे हैक होता है, ईवीएम का सर्वे कैसे डाउन किया जाता है, ईवीएम को किस प्रकार से हैक किया जाता है। और अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है तो आप डरते क्यों हैं? आप करा लीजिए बैलेट पेपर से चुनाव। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, अगर आप बैलेट पेपर से कराइए ना, जब आपको लगता है कि आप जीत ही रहे हैं तो बैलेट पेपर से भी जीत जाएंगे, तो आपको कराने में आपत्ति क्या है? लेकिन वही वाला हिसाब है ना कि चोर जब चोरी करता है फिर वो उसके बाद सीना चौड़ा के कहता है कि क्या मैं चोर हूं, वो अपने मुंह से ही कहता है, लेकिन पब्लिक समझती है कि ये कह रहा है कि चोर हूं, तो इसलिए वो चुप हो जाती है। तो ये देश के चोर हैं, ये देश के गद्दार हैं, और आप ये समझिए कि ये देश के वो लोग हैं जो रहते इस देश में, खाते इस देश का हैं। आप ये देखिए, बिरयानी तो इस देश में हैदराबाद की भी फेमस है
और मुरादाबाद की भी फेमस है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पसंद कहाँ की आती है? पाकिस्तान की पसंद आती है, और जहां की बिरयानी खाने वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। आज ये कह रहे हैं कि एक पार्टी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। आप एक बात बताइए, आप पाकिस्तान में फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हैं, आपको नवाज शरीफ ने लेटर लिखा था, या आपको किसी नेता ने लेटर लिखा था, या पाकिस्तान की जनता ने, आवाम ने आपसे कहा था कि आप हमें फ्री में वैक्सीन दीजिए? क्यों बांटी आपने पाकिस्तान को फ्री में वैक्सीन? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो पाकिस्तान से किसका प्रेम है ये पूरा देश देख रहा है। वो पाकिस्तान जो हमारी भारत माँ के वीर सपूतों को गोली मारता है, उनकी छाती को छलनी कर देता है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री वहीं की बिरयानी खाते हैं और वहीं के लोगों को फ्री में वैक्सीन बांटते हैं। तो आप देख लीजिए रिश्ता क्या कहला रहा है जी। पर मोहित जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੇਡੀਯੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ योगी आदित्यनाथ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। पाजी, हमारा सीधे तौर पर साफ हमारी मंशा है कि कोई भी पार्टी अगर देश में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, देश के अंदर किसानों को साथ लेकर चलने की बात करेगी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सुरक्षित रखने की बात करेगी, तो हम उस सरकार को चुनेंगे जो सरकार चुनाव लड़ेगी शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी और किसान के नाम पर, ना कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई के नाम पर। क्योंकि मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए हमारे पास पंडित भी हैं और मस्जिद में अजान पढ़ने के लिए हमारे पास मौलाना भी हैं। हमें राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें भारत देश को एक विश्वगुरु बनाना है। और 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता की इसी भूमि पर जन्मे स्वामी विवेकानंद जब शिकागो के अंदर संसद के पटल पे खड़े होकर कहते हैं कि भारत एक विश्वगुरु है, तो हम उस भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, स्वामी विवेकानंद का सपना पूरा करेंगे, और देश के खातिर कुर्बान हो जाने वाले राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, शहीद चंद्रशेखर आजाद की भूमि पर इन जैसे गद्दार को जन्म नहीं देंगे। ओके, अभी अभी मेरा आखिरी सवाल है कि आप पंजाब ले चलता हूं आपको, पंजाब ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? देखिए पाजी, मैं आपको सीधे तौर पर साफ साफ बताऊं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते नहीं है, लेकिन देश के अंदर अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एक होना चाहिए। हमें दो नाव में सवार नहीं करना, हमारे को सिर्फ एक ही नाव में सवार करना है, और वो है हमारे देश के किसान की नाव, जिस नाव को हमें नैया से पार लगाना है, दरिया से पार लगाना है। और इसीलिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश के किसानों का है। 23 मार्च का दिन बहुत ही करीब है, और हम देश के उन वीर शहीदों को शत शत नमन करते हैं और उन माओं को प्रणाम करते हैं दोनों हाथ जोड़कर, जिन्होंने इस भारत देश की भूमि पे ऐसे वीर क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिन्होंने हंसते हंसते इस भारत माँ के खातिर फांसी के फंदे को चूमा। और एक बार फिर 23 मार्च को लेकर देश के अंदर आज भगत सिंह हमारे बीच, राजगुरु सुखदेव हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके इनकलाब की चिंगारी आज भी इस देश के 133 करोड़ जनता के दिल में है, जो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। इस देश के अंदर शहीदों का बलिदान हरगिज नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, ये बात सबको याद रखनी होगी। और देश के किसानों को लेकर हम कलकत्ता की भूमि पर ही 23 मार्च को प्रोग्राम करेंगे और एक ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे अपने देश के क्रांतिकारी भाइयों को याद करते हुए, जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और एक बार फिर देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि हमारे जो किसान भाई जो बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, कृपया कर उनके साथ जुड़ें, उनको समर्थन दें, क्योंकि अगर किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़, बिना किसी सुनामी के देश में भुखमरी छा जाएगी, लोग रोटी के कारण मर जाएंगे। यही किसान पंजाब तो उठ के गए सी, पर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅੱਜ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦੇ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ? देखिए पाजी, मैं आपको बताऊं कि मैं सीधे तौर पर किसी
किसी से पर्सनली कभी नहीं मिला हूं, मैं आपको सीधी बात बताऊं। और दूसरी बात रही नवजोत सिंह सिद्धू की, कैप्टन अमरिंदर सिंह की, या फिर और तमाम राजनीतिक नेताओं की, तो उन्होंने जो वादे देश की गरीब जनता से, देश की असहाय जनता से करे हैं, उन वादों को उन्हें पूरा करना चाहिए। और किसान के साथ तो कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी अगर इंसान की टूट जाती है तो इंसान विकलांग हो जाता है। तो ये देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो देश विकलांग हो जाएगा। तो ਤੁਸੀਂ देश को ਪੰਜਾਬ अगर ਆਓਗੇ विकलांग ਪ੍ਰਚਾਰ होने से ਕਰਨ बचाना है। ਪੰਜਾਬ ਆਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2022 ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो हम पूरे विश्व के अंदर एक अलग जगाएंगे कि लोग किसी को भी वोट दे, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक चिड़ियाघर है। और इस चिड़ियाघर के अंदर एक कोबरा सांप की कमी थी, एक सांप की कमी थी, जो मिथुन चक्रवर्ती ने पूरी कर दी। मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं, आमी पानी वाला सांप नहीं छे, आमी कोबरा छे, कोबरा ढसे छे। तो आप एक बात बताइए, देश को सांप की जरूरत नहीं, देश को चलाने वाले राजनेताओं की जरूरत है, जो देश को चला सके। देश को जी हमें गर्त में ढकेलने वाले नेताओं की जरूरत नहीं, देश को तोड़ने वाले नेताओं की नहीं, देश को जोड़ने वाले नेताओं की जरूरत है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को साथ लेकर चले, एक साथ लेकर चले। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। जी शुक्रिया भाजी, और आपके तमाम दर्शकों को मैं एक बार फिर सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।